अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक है। अच्छा, आज के हमारा टॉपिक है प्रपोजिशन। मैं हमेशा एक बात कहा करता हूँ स्टूडेंट्स के कि किसी भी चीज को समझने से पहले ना जो वर्ड है ना, वर्ड का मीनिंग देखा करे क्या होता है। जैसे प्रपोजिशन, प्रपोजिशन की क्या है, ये वर्ड बना है प्रीपोजिशन से। पोजिशन जगह को कहते हैं, हालत को कहते हैं प्री, पहले प्रीपोजिशन, प्रपोजिशन। ठीक है जी, इसका मीनिंग क्या बनता है? एक्चुअली प्री का मतलब होता है पहले, ठीक है। पोजिशन जो जगह से पहले आ जाए उसे हम प्रपोजिशन कहते हैं। एक्चुअली प्रपोजिशन का काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करती है किसी जगह के साथ, किसी चीज के साथ, किसी आइडिया के साथ। वो प्रपोजिशन है। उर्दू में से कहते हैं हरफ-ए-जार। आपको पता ही होगा प्रपोजिशन कॉमन जो यूज होती है इन, ऑन, एट, फ्रॉम, विद एटसेट्रा। बहुत सारे प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के तीन इकसाम होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सिंपल प्रपोजिशन। सिंपल प्रपोजिशन बिल्कुल सादा सी होती है। कौन सी? ये जो अभी ऊपर हमने लिखी है, इन, ऑन, एट, फ्रॉम। एक अकेली प्रपोजिशन जो होती है वो सिंपल सादा, वो सिंपल प्रपोजिशन कहलाती है। दूसरे नंबर पे आती है कंपाउंड प्रपोजिशन। कंपाउंड का मीनिंग होता है मुरक्कब। कंपाउंड नाउन भी हमने पढ़ा था। कंपाउंड नाउन क्या था कि दो नाउन का आपस में मिल जाना, इस तरह मिलना कि एक नया नाउन बन जाए। जैसे क्लास पे लोग ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड वगैरह में एग्जांपल्स देखी आपको, ठीक है। कंपाउंड प्रपोजिशन क्या है? दो प्रपोजिशन का आपस में इस तरह मिल जाना कि वो एक नई प्रपोजिशन बन जाए। फॉर एग्जांपल विद और इन को मिला दिया जाए तो विद इन एक अलग प्रपोजिशन बन जाती है। ये कंपाउंड प्रपोजिशन। तीसरी इसकी किस्म है फ्रेजल प्रपोजिशन। फ्रेजल फ्रेज से है, फ्रेज नाम कम्प्लेक्स जुमले को कहते हैं, ठीक है। इसे कम्प्लेक्स प्रपोजिशन भी कहते हैं। कम्प्लेक्स मतलब पेचीदा। यानी फ्रेज की शक्ल में जो होती है, मतलब इन फ्रंट ऑफ, in accordance with, in accordance with, ये सारी फ्रेज की शक्ल है। by the end of, ये सारी फ्रेज की शक्ल में है। इसकी तरफ ये तीन इकसाम है और ये यूज किस लिए होती है? ये जब भी हमने टाइम, प्लेस, कंडीशन या सर्कमस्टेंस, हालात को, टाइम, प्लेस, कंडीशन और सर्कमस्टेंस, जब भी हमने इन चार चीजों को डिफाइन करना होता है तो तब प्रपोजिशन यूज की जाती है। यूज इसलिए की जाती है, नाउन या प्रोनाउन को जब हमें रिलेट करना होता है किसी चीज के साथ, तब प्रपोजिशन यूज की जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। कंजंक्शन। नेक्स्ट टॉपिक कंजंक्शन है। कंजंक्शन एक्चुअली है क्या चीज? ये वर्ड्स और ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब भी वर्ड्स या ग्रुप ऑफ वर्ड्स को आपस में रिलेट
एग्जांपल इसके ना दो एग्जाम्पल हैं, दो एग्जाम्पल कौन कौन सी हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कोऑर्डिनेट जो इसका काम क्या होता है, ये कोऑर्डिनेट रैंक और इक्वल रैंक को जब रिलेट करती है, कोऑर्डिनेट रैंक और इक्वल रैंक को जब ये रिलेट करती है तो कोऑर्डिनेट कंजंक्शन कहलाती है। फॉर एग्जांपल कैसे? A is intelligent but lethargic. अब ये देखें, ये रैंक्स होते हैं, रैंक्स मतलब क्वालिटीज भी हम कह सकते हैं, ठीक है। इक्वल रैंक या कोऑर्डिनेट रैंक जो होते हैं इनको जब भी आपस में रिलेट करना होता है, बट ने क्या किया आपस में रिलेट कर दिया, ठीक है। ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है जो बहुत ज़्यादा यूज की जाती है। कोऑर्डिनेट कंजंक्शन उनमें हमारी शामिल है एंड, बट, फॉर, और वगैरह यूज की जाती है, इसके अलावा नॉट नहीं है। ये हमारी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। दूसरी इसकी जो काइंड है वो है सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन क्या होती है? इसका काम होता है कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जो आपस में जोड़ देती है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज एक्चुअली हैं क्या कि फिक्र के दो हिस्से होते हैं जो आपस में रिलेट किए जाते हैं। कैसे? मैं अभी आपको बताता हूँ। He had come there before I came. मेरे यहाँ से पहले वो मुझे जा चुका था। ये हमारी डिपेंडेंट क्लॉज है और ये इंडिपेंडेंट क्लॉज है। इन दोनों को आपस में जोड़ने का जो काम है ये बिफोर ने किया है। ये बिफोर हमारा जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है? डिपेंडेंट क्लॉज जो अकेले अपना मीनिंग पूरा करे और इंडिपेंडेंट जो अकेले अपना मीनिंग पूरा ना करे बल्कि उसे अपना मीनिंग पूरा करने के लिए डिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत होती है। वो हमारी कहलाती है इंडिपेंडेंट, डिपेंडेंट क्लॉज, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट, ठीक है। इनको जो आपस में रिलेट करने का काम कंजंक्शन करती है वो हमारी सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहलाती है। बहुत से ऐसे कंजंक्शंस हैं जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शन का काम करती हैं जिनमें बहुत ज़्यादा फेमस होती है। मैं कुछ लिख देता हूँ। बिकॉज, if, but, before, after, although, as if, ये वो वाली कंजंक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजंक्शन है जो हमारी बहुत ज्यादा यूज की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन एक्चुअली है क्या? अच्छा, कुछ ना ग्रामर्स जो है वो ये कहते हैं कि जो इंटरजेक्शन है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। उसकी रीजन भी साथ में बताई हुई है। उसकी रीजन ये बताई हुई है साथ में कि क्योंकि ये सेंटेंस में नहीं आते, सेंटेंस में जो कहते हैं कि ये नहीं आते हैं, सेंटेंस का हिस्सा नहीं होते हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच वो चीजें हैं जो सेंटेंस में आती हैं, ठीक है। वो किस तरह उनको भी उन्होंने कुछ इस तरह डिफाइन किया हुआ है। कहते हैं कि जो फीलिंग्स है ना, हमारी फीलिंग्स, जो हमारी फीलिंग्स हैं, उन फीलिंग्स का अचानक इजहार जिन अल्फाज के साथ हम करते हैं वो इंटरजेक्शन कहलाते हैं। जैसे खुशी का इजहार करते हैं वाओ, हुर्रा, दुख का इजहार करते हैं अलास, अफसोस के साथ, ठीक है। ये जितने भी एक्सप्रेशन होते हैं ना, जैसे हमारे यहाँ मोस्टली एक वर्ड बोल जाता है
जो वर्ड यूज किए जाते हैं एक्सप्रेशन को डिफाइन करने के लिए, वो चंद एक हैं अलास ये सारे के सारे हमारे इंटरजेक्शन में शामिल होते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यूज करते हैं वेल डन को सलाम करने के लिए, डैम इट, डैम इट, ये सारे के सारे हमारे एक्सप्रेशंस, ठीक है। मतलब आसान अल्फाज में क्या कह सकते हैं, एक्सप्रेशन of feelings or emotions, expression of feelings or emotion, it is called interjection। हमारे जो कैफियत है, जज्बात हैं, इनका जो इजहार जो अल्फाज के साथ वो करते हैं, अचानक से वो इंटरजेक्शन कहलाता है, ठीक है। इसके अलावा हम हाउ और वर्ड का इस्तेमाल भी इसी में करते हैं। How well she sings, कितना अच्छा वो गाती है, what a beautiful scene it is, कितना खूबसूरत मंजर ये है, ये भी हमारे यूज होते हैं इंटरजेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा आर्टिकल, ये बड़ा कमाल का टॉपिक लगता है आर्टिकल। अक्सर स्टूडेंट्स एक गलती कर जाते हैं, वो ये होती है कि कभी पूछ लिया जाए ना कि आर्टिकल की काइंड्स कितनी है, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ आर्टिकल, आर्टिकल मोस्टली जवाब मिलता है ए एंड द, तीन से तीन है, हालांकि इसकी तीन काइंड्स नहीं, इसकी दो, डेफिनेट एंड इंडेफिनेट, डेफिनेट और इंडेफिनेट। डेफिनेट का मीनिंग वाज है और इंडेफिनेट का गैर वाजिब। डेफिनेट की जो किस्म होती है वो होती है द, और इनडेफिनेट की जो सामने वो है ए और एम। आर्टिकल की दो ही किस्में, डेफिनेट और इनडेफिनेट। आगे उनकी जो काइंड्स है वो कुल मिला के तीन होंगे, ए एम और द। अच्छा, इनको समझने के लिए आसान सा तरीका ये है कि पहले ए और एन को समझ लें। बहुत से रूल हैं जहाँ पे ए एन यूज होता है और बहुत से रूल जहाँ पे यूज नहीं होता। इसी तरह बहुत से रूल हैं जहाँ पे दा यूज होता है और बहुत से ऐसे रूल हैं जो हमें ये बताते हैं कि दा यहाँ पे यूज आप नहीं कर सकते। लेकिन मैं शॉर्टकट में आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कि ए और एन कहाँ पे यूज होते हैं। हमारे यहाँ एक ना कॉन्सेप्ट पाया जाता है, यूज ऑफ ए एन। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वॉवल वर्ड्स, वॉवल वर्ड्स, ये बात याद रखनी है। वॉवल वर्ड्स कौन से होते हैं, ए ई आई ओ यू, ये वॉवल वर्ड्स होते हैं। इनके अलावा जितने वर्ड्स बच जाते हैं वो कंसोनेंट्स कहलाते हैं। वो 21 होते हैं कंसोनेंट्स और बाकी जो 5 है ये हमारे वॉवल्स होते हैं। वॉवल वर्ड्स के साथ हमेशा आता है एन, जबकि ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल गलत है। वॉवल वर्ड्स के साथ नहीं आता, वॉवल साउंड्स के साथ आता है। वॉवल साउंड्स, साउंड वर्ड नहीं देखना, लफ्ज नहीं देखना, आपने साउंड आवाज देखनी, ठीक है। वॉवल साउंड्स के साथ। अब वॉवल साउंड्स कौन से हैं, उर्दू में तो बहुत ही आसान है पहचानना, ठीक है। वॉवल वर्ड्स कौन से, साउंड्स कौन से होते हैं, अलिफ, अलिफ मद्दा और आइन। ऐसे अल्फाज जो अलिफ, अलिफ मद्दा या आइन से शुरू होते हैं वो वॉवल साउंड्स कहलाते हैं और उनके साथ एन आता है। लेकिन शर्त ये भी है साथ में कि वो सिंगल हो, एक हो। क्यों, क्योंकि ए और एन का मतलब एक होता है। एक से ज्यादा तादाद हो जाएगी तो फिर द आएगा, ए एन नहीं आता। रिपीट करता है इस बात को, तादाद एक हो, ए या एन आएगा, ठीक है। और अगर वॉवल साउंड होगा तो एन आ जाएगा। तादाद ज्यादा हो जाएगी एक से तो द आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ, ही इज एन ऑनेस्ट मैन। एन
हालांकि ये एज जो है, एज हमारा क्या है, ये कंसोनेंट है, वॉवल नहीं है। लेकिन अगर इसी ऑनेस्ट को हम लिखेंगे उर्दू में ऐसे, ऑनेस्ट, तो शुरू में चूंकि ये अलिफ आ गया, तो मैंने अभी बताया अलिफ मद्दा या आइन अगर आ जाएगा तो उसके साथ एन आता है। इसी तरह आ यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी के शुरू में यू आया है जो कि वोवल वर्ड्स में शामिल है। लेकिन अगर यूनिवर्सिटी को उर्दू में लिखें तो यूनिवर्सिटी शुरू में ये आ गया, ना अलिफ है ना अलिफ मद्दा ना आए, तो इसके साथ ए आ गया ना के एन आ गया। ठीक है, ये तो ए और एन का था इस्तेमाल। इसके अलावा दा के लिए आ गया यूज ऑफ द। सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है, सबसे पहले जो क्वेश्चन किया जाता है स्टूडेंट्स की तरफ से, वो ये होता है कि सर ये दा है या दी है, दा है या दी है। तो ये दा भी है और दी भी है, पढ़ने में डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो सुन लें। जब कोई दा आ गया किसी वर्ड के साथ, वर्ड अगर तो स्टार्ट हो रहा है वॉवल साउंड से, साउंड वर्ड नहीं साउंड, वॉवल साउंड से शुरू हो रहा है तो हम दी पढ़ेंगे। अगर कंसोनेंट साउंड से शुरू हो रहा है तो हम दा पढ़ते हैं इसे। ठीक है, अब इस्तेमाल की तरफ आ जाते हैं। इस्तेमाल का आसान सा तरीका बताता हूं। माउंटेन, द माउंटेन, दो वर्ड हैं, दोनों का मीनिंग पहाड़ है, लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये है कि दा के और दा के बगैर, ये तो दिखने में डिफरेंस है, लेकिन सेंस में डिफरेंस क्या है? सेंस में डिफरेंस ये है कि ये माउंटेन जिसके साथ दा नहीं आया, इसका मतलब ये है कि ये कॉमन है और हमें इसके बारे में कोई सिंगल इंफॉर्मेशन भी पता नहीं है। लेकिन जैसे ही साथ में दा लग जाता है तो इसका मतलब ये है कि इसके बारे में हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन है, तब जाके ये दा लगा है इसके साथ। मतलब इसका नाम हमें पता है, कहाँ पे वाक़या है, इसका कलर कौन सा है, कोई ना कोई किस कंट्री में ये वाक़या है। ठीक है, कोई ना कोई इंफॉर्मेशन हमें है, ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास इंफॉर्मेशन, इसलिए दा आ गया। इस माउंटेन के बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन मालूम नहीं है, इसलिए इसके साथ दा नहीं आया। इसके अलावा माउंटेन रेंज, माउंटेन रेंज, स्टेट्स नेम, स्टेट्स नेम वगैरह के साथ भी दा का वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा सुपरलेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री, और सुपरलेटिव डिग्री कौन सी होती है? एडजेक्टिव में, एडजेक्टिव की ये एक्चुअली किस्म होती है। ठीक है, डिग्रीज तीन तरह की होती है, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव मतलब बिग, बिगर, बिगेस्ट, बिग, बिगर, बिगेस्ट। सुपरलेटिव डिग्री बिगेस्ट। ठीक है, जब भी सुपरलेटिव डिग्री यूज की जाएगी तब भी उसके साथ दा लाज़मी आता है, लेकिन शर्त ये है कि साथ में पोजेसिव प्रोनाउन ना हो। जैसे एग्जांपल है कि द बेस्ट, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, गुड, बेटर, बेस्ट। ठीक है, अगर इसी के साथ माय आएगा, माय बेस्ट टीचर, पोजेसिव प्रोनाउन आ गया तो तब दा नहीं आएगा। अगर पोजेसिव प्रोनाउन नहीं है तो फिर कंफर्म है कि दा लाज़मी आता है। ठीक हो गया, लीजिए ये